इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्लेलिस्ट में अगला लेक्चर नंबर 5, जहां पे हम बात करेंगे और फैक्टर्स की टैक्सेशन रिलेटेड और बजट में क्या टैक्स रिफॉर्म्स अनाउंस करे गए हैं प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंसिवली मॉक क्वेश्चंस के साथ ये लेक्चर में पर्टिकुलर कवर करेंगे। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधुर गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। अप्रैल में 4 नए कोर्सेज आ रहे हैं। 1 अप्रैल से सीसैट का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है। 1 अप्रैल से ही पॉलिटी रिवीजन बैच आ रहा है। उसके अलावा 12 अप्रैल से सीसैट रिवीजन बैच और 27 अप्रैल से पॉलिटी फुल फ्लेजेड बैच। ये 4 बैचेस अप्रैल के महीने में आ रहे हैं। सो डू एनरोल टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड। 27 मार्च को हमारा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाला है, जिसमें जीएस और सीसैट का फुल लेंथ टेस्ट होगा। डू एनरोल फॉर दिस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ऑल्सो आईएएस ड्रीम ऑफर अनअकैडमी का, जहां पे अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको रेफरल कोड यूज करके 20% का ऑफ मिलेगा और साथ में 3 महीने का एक्सटेंशन एक्स्ट्रा मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी लाइट, जो कि हमारा टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है, यहां पे आपको डेडिकेटेड टेस्ट और साथ में सोल्यूशन मिलेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा। सो डू एनरोल टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट अनअकैडमी लाइट। बाकी 30 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। 1 साल 2 साल के बैचेस, डू एनरोल फॉर देम। ऑल्सो अनअकैडमी के ऑप्शनल बैचेस आर ऑल्सो अवेलेबल, राइट। इसके अलावा अनअकैडमी लास्ट माइल प्रोग्राम, जो कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जहां पे इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स वुड बी पैनलिस्ट। सो डू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड ऑल्सो अनअकैडमी स्टोर इज नाउ ओपन एट राजेंद्र नगर। तो हम बात कर रहे थे अपने बजट की, और बजट में भी वी वर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में हमने बात शुरू करी थी कि छोटे टर्म में, शॉर्ट टर्म में भारत सरकार की जेब में कहां से पैसा आता है, कहां से पैसा आता है। मतलब हम बात कर रहे थे रेवेन्यू रिसिट की। वी वर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू रिसिट की बात कर रहे थे, और उसमें भी ये बात कर रहे थे कि भारत सरकार की जेब में टैक्स के फॉर्म में पैसा कैसे आता है। यहां पे हमने बात करी थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। डायरेक्ट टैक्सेशन में हमने इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स देखा था, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमने एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी देखा था। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स की क्यों हमारा टैक्सेशन जो है उसने एक यू शेप हमारे को ग्रोथ दिखाई है, और किस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी का स्पेशल केस जो था पेट्रोल डीजल को लेके, वो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने ये छोड़ा था कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे को इंक्रीज होता नजर आता है। कहने का मतलब है भारत सरकार का जो जीएसटी का टारगेट था वो था 1 लाख करोड़ पर मंथ का। 1 लाख करोड़ पर मंथ का हमारा जीएसटी का टारगेट था, लेकिन हमारे को इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है ऑन एन एवरेज वो हर महीने, हर साल इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम देखें 2021-22 तो हमारा मंथली जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1.19 लाख करोड़ रहा है। मतलब कि भारत सरकार का जो जीएसटी कलेक्शन का टारगेट है 1 लाख करोड़ रुपए का, उससे कहीं ज्यादा हमारा जीएसटी का कलेक्शन यहां पे हमारे को देखने को मिलता है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारा जीएसटी कलेक्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज क्यों हो रहा है, हमारे को गुड्स और सर्विस टैक्स में कॉन्स्टेंटली बढ़ोतरी देखने को क्यों मिल रही है। इन फैक्टर्स के ऊपर एक बार हम यहां पे बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक रिकवरी। हमने क्या देखा कि लॉकडाउन 1 के टाइम पे और लॉकडाउन 2 के टाइम पे हमारा जीएसटी कलेक्शन काफी ज्यादा गिर जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है गिर गया, इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तेजी से गिरा उसी तेजी से वो उठ भी गया, उसी तेजी से वो उठ भी गया। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो जीएसटी है, जैसे ऐसे इकोनॉमी की रिकवरी हो रही है, जैसे ऐसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और ये सारी की सारी मार्केट्स खुल रही हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी में डिमांड रिवाइव हो रही है, वैसे वैसे जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव हो रहा है। मतलब कि आप ये समझो, पहले हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे, अब हम लोग बाजार जाना शुरू हो गए, तो हमने नया लैपटॉप, माइक्रोवेव, फ्रिज, कपड़े, नोटबुक वगैरह खरीदनी शुरू कर दी। हमने ये सारा सामान खरीदना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है जीएसटी तो लगेगा ही। कहने का मतलब है फेस्टिवल सीजन हो गया, शादियों का सीजन हो गया, त्योहार हो गए, उस टाइम पे मार्केट में कस्टमर होगा, कस्टमर सामान खरीदेगा तो उसके ऊपर वो जीएसटी भी देगा। इस वजह से हमारा जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव हो रहा है। मतलब कि लॉकडाउन के बाद का जो अनलॉक फेज है, लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमी खुल रही है, उसकी वजह से हमारा जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव हो रहा है। फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2 कि मुख्य परीक्षा में हमारे को क्या लिखना है कि ये जो हमारे को जीएसटी कलेक्शन में राइज देखने को मिल रहा है, हमारा जीएसटी कलेक्शन कॉन्स्टेंटली 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, हमारा जीएसटी कलेक्शन कॉन्स्टेंटली 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, वो एग्जैक्टली क्यों रहा है। तो फैक्टर नंबर 1 इकोनॉमिक रिकवरी। फैक्टर नंबर 2 टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? टैक्स कंप्लायंस का मतलब है कि पहले बहुत से बिजनेसेस, व्यापार और धंधे ऐसे थे जो टैक्स की चोरी कर रहे थे, जो जीएसटी टाइम पे नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे हमारे टैक्स डिपार्टमेंट ने सख्ती दिखानी शुरू करी और ऐसे बिजनेसेस जो जीएसटी की चोरी कर रहे थे
तो टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके साथ सख्ती दिखाना शुरू करा और उन लोगों को यह बोला कि अगर आप जीएसटी नहीं भरोगे तो आपके ऊपर चालान लगेगा, पेनल्टी लगेगी और आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव होने लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जीएसटी पोर्टल के साथ अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करा। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपना जीएसटी आईएन नंबर निकलवाना शुरू करा। कहने का मतलब है कि हमारा जो टैक्स बेस है, देखिए इस पर्टिकुलर टर्म को हम इकोनॉमी की भाषा में क्या बोलते हैं, टैक्स बेस। ये कीवर्ड आपको मेंस में यूज करना है, ये कीवर्ड आप मुख्य परीक्षा में इस्तेमाल करोगे, टैक्स बेस। कि जीएसटी का टैक्स बेस जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस को जीएसटी के अंदर लाके। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, मतलब कि हमारे देश में फॉर्मलाइजेशन ऑफ बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फॉर्मलाइजेशन जो है हमारे देश में वो इंक्रीज हो रहा है। हमारे देश में फॉर्मलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हो, मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा मानिए पहले बहुत से ऐसे बिजनेसेस थे जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे, छोले भटूरे वाला, पकौड़े वाला, छोटी मोटी दुकानें ऐसे, राइट। अब भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स जो है वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े। फॉर्मलाइजेशन का मतलब कोई ऐसे लंबा चौड़ा मतलब नहीं होता, उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपका बिजनेस, व्यापार, धंधा सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, कागजों पे कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी कानून के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसे रजिस्टर करवा लो, जिससे सरकार को यह पता रहे कि हमारे देश में कौन सी जो है अर्थव्यवस्था की जो सेक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, हमारे देश में कौन कौन से व्यापार जो हैं वो काम कर रहे हैं, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे देश में हो रही है। कहने का मतलब है कि जीएसटी विभाग ने, भारत सरकार और वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो बिजनेस हैं, व्यापार हैं, उनको जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाया, टैक्स बेस इंक्रीज करा और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन जो है उसको एक्सेलरेट करा। ये कीवर्ड्स आपको मुख्य परीक्षा में लिखने हैं। इन फैक्टर्स की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जो है जीएसटी उसमें आने लगे, जीएसटी के बेस में आने लगे और वो जीएसटी जमा करवाने लगे। इस वजह से भी हम जो है देखते हैं यहां पे कि भारत सरकार का जो टारगेट था उससे ज्यादा हमारे को टैक्स कलेक्शन देखने को मिलता है। तीसरा जो पॉइंट था वो था फर्जी इनवॉइसेस का, फेक इनवॉइसेस का। बेसिकली क्या हो रहा था, वैसे तो मैं जीएसटी के ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा जहां पे मैं आपको सारी की सारी जीएसटी की टर्मिनोलॉजी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और ये सब एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमारा फोकस ये समझने पे है कि बजट में रेवेन्यू अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट में जो टैक्स रिसिट्स हैं वो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। मेंस का यहां से 250 वर्ड का सीधा सीधा आंसर निकलता है। तो अभी मेरा फोकस सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे है, राइट। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स थे, बहुत से ऐसे व्यापारी थे, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन थे जो जीएसटी के अंदर तो रजिस्टर्ड थे, लेकिन फर्जी इनवॉइसेस दिखा के वो जीएसटी की चोरी कर रहे थे। देखिए यहां पे दो प्रॉब्लम है। जो मैंने सेकंड वाली प्रॉब्लम बताई है वो प्रॉब्लम मैंने ये बताई है कि वो जो व्यापार है, वो जो धंधा है, वो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं था, वो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं था। जो सेकंड वाली प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी है उसका मतलब ये था कि जो बिजनेस है, व्यापार है, धंधा है, वो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है। थर्ड वाली प्रॉब्लम यह है कि वो जीएसटी के साथ तो रजिस्टर्ड है लेकिन वो टैक्स जमा ही नहीं करा रहा, वो अलग अलग कानून के हथकंडे अपना रहा है ये दिखाने के लिए कि मेरा तो टैक्स बनता ही नहीं है, मैं सरकार को किस बात का टैक्स दूं। सेकंड और थर्ड पॉइंट में मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस समझना जरूरी है। टैक्स कंप्लायंस मतलब कि इकोनॉमी ज्यादा फॉर्मल नहीं है, जो लोग हैं वो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं कर रहे। सेकंड प्रॉब्लम यह थी। तीसरी प्रॉब्लम है कि रजिस्टर्ड तो है लेकिन फर्जी इनवॉइसेस दिखा के वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट बना रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जीएसटी के ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर आ रहा है, वहां पे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझो आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रेडर्स और बिजनेसमैन क्या करने लगे थे, फर्जी इनवॉइस दिखाने लगे थे, फर्जी बिल दिखाने लगे थे कि हमारा तो टैक्स कोई बनता ही नहीं है, हम किस बात का टैक्स दें। जीएसटी विभाग ने इनकी चोरी पकड़ना शुरू कर दिया और इनके ऊपर फाइन्स लगाने शुरू कर दिए। तो हमारे जीएसटी विभाग ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या करा, जो लोग जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थे उनको जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाया और जो लोग जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड थे वो जो फर्जी इनवॉइसेस दिखा के टैक्स की चोरी कर रहे थे, उस टैक्स की चोरी को रोकने की कोशिश करी। प्रॉब्लम नंबर 4, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, देखिए एक व्यक्ति टैक्स की चोरी कब करता है, जब उसे लगता है कि एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है, मतलब कि बहुत ज्यादा टैक्स रेट है, तब वो टैक्स की चोरी शुरू करता है। भारत सरकार को, जीएसटी काउंसिल को यह लगा कि
कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है और वो नहीं होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली भारत सरकार ने टैक्स का रेट उन आइटम्स पे कम कर दिया, मतलब कि उन आइटम्स पे जो टैक्स है उसको रैशनलाइज कर दिया। टैक्स रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जिन आइटम्स पे जरूरत से ज्यादा टैक्स लग रहा था उस टैक्स रेट को कम कर दिया, जिससे जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, टैक्स पेयर है, उसके ऊपर बोझ ना पड़े। मतलब कि भारत सरकार ने यहां पे देखिए एक बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई है। जब भी आप टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में आंसर लिखोगे मेंस में, आप हमेशा सर ये लिखोगे कि भारत सरकार ने बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई है टैक्सेशन में। कैसे? जहां पे लोग चोरी कर रहे हैं उनको दंड दिया गया, जहां पे लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया गया, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। लेकिन जहां पे कस्टमर की, टैक्स पेयर की जेन्युइन प्रॉब्लम थी, वहां पे सरकार खुद झुकी और सरकार ने बोला कि हां, कस्टमर की बात सही है, इस आइटम पे टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, हम इस पर टैक्स रेट कम करने को तैयार हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में बोला गया रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। यहां से आपके मुख्य परीक्षा के मेंस के 4 पॉइंट्स तैयार होते हैं कि क्यों हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है और 1.19 लाख करोड़ और इससे भी आगे जा चुका है। अभी अगर हम रीसेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है 1.3 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। मतलब कि इट इज अ वेरी गुड थिंग कि भारत सरकार के जो कदम है ये हमारे को इधर ग्राफ पे रिजल्ट दिखा रहे हैं। फैक्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं क्या है। फैक्ट्री, दुकानदार, आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है, सपोज करो आप एक किताब लेने गए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, वैसे तो मैं जीएसटी वाले लेक्चर में डिटेल में बात समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि जो जीएसटी होता है उसका जो फाइनल बर्डन होता है वो हमेशा कंज्यूमर पे होता है। वो हमेशा कंज्यूमर पे होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो जीएसटी होता है उसका फाइनल बर्डन हमेशा कंज्यूमर पे होता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीएसटी का डेडिकेटेड लेक्चर आएगा इसी प्लेलिस्ट में जिसमें मैं जीएसटी की एक एक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए ये जो टैक्स रिफॉर्म है इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि अल्टीमेटली जो जीएसटी होता है वो आपके और हमारे ऐसा जो आम आदमी है, आपके हमारे ऐसा जो आम कस्टमर है वो पे करता है। जो आपके हमारे ऐसा कस्टमर है वो पे करता है फाइनली ये जो जीएसटी होता है। मतलब कि जो बिजनेस वाले हैं, जो व्यापारी हैं, फैक्ट्री वाले, दुकानदार, ये अपनी जेब से कभी टैक्स नहीं भरते, अल्टीमेटली टैक्स आप ही की जेब से जाता है। यह बात हमेशा ध्यान रखना जीएसटी में, राइट? ठीक है, सपोज करिए दुकानदार ने या फैक्ट्री वाले से कागज खरीदा और उस कागज के ऊपर 10% का टैक्स लगा। क्योंकि भारत सरकार ने अपनी जीएसटी की लिस्ट में बोला हुआ है, सपोज करो, रैंडम एग्जांपल है ये, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल काल्पनिक एग्जांपल है ये। सपोज करिए भारत सरकार ने बोला हुआ है कि कागज के ऊपर 10% टैक्स लगेगा। दुकानदार ने बुक बनाई, कागज खरीदा, उसे छापा, बाइंडिंग करी और आपको किताब बेची 5% टैक्स पे। मतलब कि आपने 5% टैक्स दिया दुकानदार को। मतलब समझे नहीं? यहां पे दुकानदार ने 10% टैक्स दिया, उसको पलटे में सिर्फ 5% टैक्स मिला, क्योंकि भारत सरकार की जीएसटी की लिस्ट बोलती है कि किताब के ऊपर सिर्फ 5% जीएसटी लगाओगे और भारत सरकार की जीएसटी की लिस्ट बोलती है कि कागज के ऊपर 10% टैक्स लगाओगे। सपोज करो, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। मैंने आपको क्या प्रिंसिपल बताया कि जीएसटी का मतलब होता है कि सारा का सारा टैक्स जो है इस पूरी ट्रांजैक्शन में, सारा का सारा टैक्स जो है वो कस्टमर देगा, आप दोगे, आप कस्टमर हो, आप दोगे। लेकिन यहां पे हमने क्या देखा कि दुकानदार ने 10% टैक्स कागज पे अपनी जेब से दिया और उसे रिकवरी सिर्फ 5% की हुई, क्योंकि सरकार ने जीएसटी की जो लिस्ट निकाली कि कौन सी आइटम पे कितना टैक्स लगेगा, तो उसमें दिखा रहा था कि कागज पे 10% टैक्स लगेगा, किताब पे 5% टैक्स लगेगा। मतलब कि दुकानदार ने यह सोचा कि मैं 10% टैक्स देके कागज ले लेता हूं और फिर आगे कस्टमर से पैसा वसूल कर लूंगा टैक्स का। लेकिन उसने बाद में जब लिस्ट खोल के देखी तो उसने देखा कि किताब के ऊपर तो सिर्फ 5% का टैक्स लगता है, बचा हुआ 5% कहां गया? ये तो दुकानदार का नुकसान हो गया।
बचा हुआ 5% कहां गया? वो दुकानदार को अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी लिस्ट के हिसाब से भारत सरकार ने यह बोला कि बुक के ऊपर सिर्फ 5% का टैक्स लगेगा, वो कागज के ऊपर तो 10% का टैक्स दे चुका। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लग रहा है और फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर कम टैक्स लग रहा है। तो इससे क्या होता है? दुकानदार को नुकसान होने लगता है, और इस नुकसान की वजह से जो दुकानदार होते हैं वो टैक्स की चोरी शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है हमारे को जीएसटी की बहुत सारी आइटम्स में देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी आइटम्स में देखने को मिलता है, नहीं, मोस्ट ऑफ द आइटम्स में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कुछ आइटम्स में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जिसका यह मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनका टैक्स रेट ज्यादा है और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैक्स रेट कम है, जिसकी वजह से दुकानदार को नुकसान होने लगता है, जिसकी वजह से शॉपकीपर को नुकसान होने लगता है। मतलब कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे दुकानदार को इनपुट के ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और कस्टमर से उसे कम टैक्स मिलता है। इसकी वजह से दुकानदार को टैक्सेशन में नुकसान होने लगता है और इसीलिए वो टैक्स की चोरी शुरू कर देता है। कहने का मतलब यह है कि जीएसटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमारे को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। भारत सरकार ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, ट्रेडर्स और व्यापारियों से बात करी और बोला कि हम इसको ठीक करेंगे। भारत सरकार ने बहुत सी ऐसी आइटम्स जहां पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लग रहा था उनको ठीक करने की कोशिश करी और दुकानदारों के फायदे में टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करा, टैक्स रेट्स को चेंज करा। मतलब कि जहां जहां इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हमारे को दिखा वहां वहां भारत सरकार ने उसे ठीक करा, जिसकी वजह से हमारे को देखने को मिलता है कि ग्राफ पे हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो इंप्रूव होता नजर आता है। कहने का मतलब यह है कि ये सारे के सारे कदम उठाए गए जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन है वो इंप्रूव हुआ। तो यहां पे आपके 250 वर्ड के उत्तर के लिए 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी, टैक्स कंप्लायंस, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, फाइट अगेंस्ट फेक इनवॉइसेस, टैक्स चोरों से लड़ाई, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, टैक्स रेट्स को कम किया गया और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को सुधारा गया। ये 5 कदम भारत सरकार ने उठाए हैं जीएसटी की कलेक्शन को इंप्रूव करने के लिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बजट में बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म अकाउंट की, बजट में बात कर रहे हैं रेवेन्यू अकाउंट की, और हम ये देख रहे थे अभी कि हमारे जो रेवेन्यू रिसिट्स हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म में भारत सरकार की जेब में जो पैसा आ रहा है, भारत सरकार की जेब में शॉर्ट टर्म में जो टैक्स का पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, उसमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे उसके बारे में क्या बोलता है और भारत सरकार ने उन टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। मतलब कि टैक्स कलेक्शन, मतलब कि रेवेन्यू रिसिट्स को इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। अब हम बात करेंगे बजट 2022 की कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में टैक्सेस से रिलेटेड क्या क्या बात करी। कहने का मतलब है कि हम यहां पे यह देखने वाले हैं कि भारत सरकार किस प्रकार का बजट चाहती है। देखिए, मुख्य परीक्षा में आपको एक सवाल आएगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। भारत का जो कर प्रणाली है, पूरी की पूरी भारत की जो कर प्रणाली है, भारत का जो पूरा का पूरा टैक्सेशन सिस्टम है, उसका एग्जैक्टली पर्पस क्या है। देखिए, भारत सरकार ये कहती है कि ये जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, जो हमारी कराधान प्रणाली है पूरी की पूरी, ये एक एनेबलर है और एक फैसिलिटेटर है। मतलब कि ये एक सूत्रधार है किसमें, भारत को समृद्ध बनाने में, भारत को प्रॉस्परस बनाने में। मतलब भारत सरकार ये कहती है कि अगर टैक्स के फॉर्म में पैसा आएगा तभी तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, गति पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। अगर टैक्स के फॉर्म में पैसा आएगा तभी तो पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। टैक्स के फॉर्म में पैसा आएगा तभी तो आयुष्मान भारत के अंदर स्वस्थ बनेगा भारत। अगर टैक्सेशन सिस्टम के अंदर पैसा आएगा तभी तो वैक्सीन लग पाएगी फ्री में कोरोना की। अगर टैक्सेशन सिस्टम के अंदर पैसा आएगा तभी तो मेट्रो, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, हथियार, देश की सिक्योरिटी हो पाएगी और तभी भारत समृद्ध बन पाएगा। तभी चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से हम टक्कर ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मुख्य परीक्षा में जब भी टैक्सेशन के ऊपर आंसर आता है, आप वहां पे हमेशा ये लिखोगे इंट्रोडक्शन में। आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में हमारे को क्या करना होता है कि जो हमारा पूरा आंसर होता है उसको हमारे को इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड करना होता है, राइट। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इस तरीके से हमारे को अपने पूरे के पूरे उत्तर को डिवाइड करना होता है।
तो आप क्या लिखोगे कि जब भी हम टैक्सेशन सिस्टम की बात करेंगे, तो आप इंट्रोडक्शन कैसे करोगे कि हमारे भारत सरकार का जो विजन है वो ये है कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम सूत्रधार होना चाहिए. इट शुड बी एन एनेबलर एंड अ फैसिलिटेटर टू मेक इंडिया प्रॉस्परस. भारत को समृद्ध बनाने का एक सूत्रधार है हमारी कर प्रणाली. ये जो पूरी की पूरी हमारी कराधान प्रणाली है, ये भारत को सक्षम बनाने में एक सूत्रधार है. इस तरीके से आप अपने मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखेंगे. You'll write it like this: the taxation system of India is the enabler as well as the facilitator to make India prosperous, to make India a $5 trillion economy. अगर हम चाहते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने तो टैक्सेशन सिस्टम का यहां पे सही होना बहुत जरूरी है. इस तरीके से आप अपने मुख्य परीक्षा के इंट्रोडक्शन को शुरू करोगे. राइट, ठीक है. इसके अलावा भारत सरकार ने बजट 2022 में, ये जो सारे के सारे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, बजट में क्या क्या मेंशन्ड है, वर्बेटिम पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, आपको खुद से वो करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा बजट में ये बोला गया कि हम बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे. बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाएगा, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर वाले कंप्यूटर और बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो इफेक्टिव बन पाए, प्रभावी बन पाए. मतलब कि जिन लोगों की इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दें, और जिन लोगों की इनकम कम है वो कम टैक्स दें, और जिनकी इनकम बहुत ही कम है वो टैक्स ही ना भरें. कहने का मतलब है कि हम बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके अपने टैक्सेशन सिस्टम को इतना प्रभावी बनाना चाहते हैं. बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके हम अपने टैक्सेशन सिस्टम को इतना इफेक्टिव बनाना चाहते हैं कि गलत आदमी टैक्स जो है, मतलब एज इन कि जिस आदमी की इनकम नहीं है वो टैक्स ना दे, और जिसकी इनकम है वो टैक्स की चोरी ना कर पाए और वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे. इस प्रकार से हम अपनी पूरी की पूरी कराधान प्रणाली को बनाना चाहते हैं, टैक्सेशन सिस्टम को बनाना चाहते हैं, और इसके लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाएगा. ये पॉइंट अगेन फॉर्डर पॉइंट है मुख्य परीक्षा के लिए जो आप यूज करोगे. साथ में बोला गया कि हम एक नॉन इंट्रूसिव टैक्सेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं. नॉन इंट्रूसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब होता है, आपको पता है कि यूजुअली लोगों के मन में एक डर होता है कि टैक्स वाले आ गए तो अब तो ये टॉर्चर करेंगे, या फिर टैक्स वाले आ गए तो ये हमारे जो है, आपने मूवीज में देखा होगा, दीवारें तोड़ देते हैं, गद्दे फाड़ देते हैं, सोफा तोड़ दिया, दीवारें तोड़ दी, जमीन खुदवा दी इलीगल पैसा निकलवाने के लिए. कहने का मतलब है भारत सरकार ने बोला कि हमारा जो बिग डाटा एनालिटिक्स होगा हम उसको इस प्रकार से यूज करेंगे कि लोगों के मन में कम से कम डर हो, टैक्स के लोगों का, टैक्स के ऑफिशियल्स का, जो टैक्स के अधिकारी हैं उनका डर कम से कम रहे, और हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो नॉन इंट्रूसिव हो. मतलब कि लोगों के मन में जो भय रहता है, एक डर रहता है टैक्स अधिकारी और टैक्सेशन पूरे के पूरे सिस्टम को लेके, उस डर को हम यहां पे कम करने की कोशिश करेंगे. साथ के साथ हम एक ट्रस्टवर्दी टैक्सेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं. ट्रस्टवर्दी टैक्सेशन सिस्टम का मतलब होता है कि मिडिल क्लास आदमी को यह नहीं लगना चाहिए कि गरीब भी टैक्स नहीं दे रहा, रईस भी टैक्स नहीं दे रहा, सिर्फ टैक्स मैं ही दे रहा हूं. आपको पता है भारत के मिडिल क्लास के मन में ऐसी जो भावना है वो बहुत ज्यादा आती है. हर बजट में ट्विटर पे और फेसबुक वगैरह पे ट्रेंड हो रहता है, क्या इस बजट में तो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, या तो टाटा अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए या फिर गरीबों के लिए. मिडिल क्लास तो टैक्स देता है, टैक्स देता रहेगा, बड़े लोग और छोटे लोग इसमें बच जाते हैं, मिडिल क्लास हमेशा फंस जाता है. इस तरीके से बातें होने लगती हैं ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पे. भारत सरकार ने बोला कि टैक्सेशन सिस्टम को जो है भरोसेमंद बनाया जाएगा, पूरी की पूरी जो कराधान प्रणाली है उसको भरोसेमंद बनाया जाएगा. कहने का मतलब है कि टैक्स सिस्टम के लिए ट्रस्ट डेवलप किया जाएगा. ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि जो भी आदमी पैसा कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स दे और कोई भी टैक्स की चोरी ना कर पाए. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में इस्तेमाल करा था वो है सेल्फ कंप्लायंस. सेल्फ कंप्लायंस का एक और शब्द आजकल आपने अखबारों में पढ़ा होगा जिसे कहते हैं फेसलेस असेसमेंट. फेसलेस असेसमेंट, इन दो शब्दों से आप ये आंसर लिख सकते हो, सेल्फ कंप्लायंस या फेसलेस असेसमेंट. सेल्फ कंप्लायंस का मतलब होता है कि मेरे घर कोई टैक्स ऑफिशियल नहीं आ रहे टैक्स लेने, मेरे को किसी टैक्स ऑफिशियल की जरूरत नहीं है कि भैया बिल बना दो मेरे को कितना टैक्स देना है. नहीं, सेल्फ कंप्लायंस का मतलब होता है मैंने 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में अगले साल कैलकुलेट कर लिया मेरी कितनी इनकम बन रही है. भारत सरकार ने बोला कि हम अपने नागरिकों पे विश्वास करते हैं, हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हमने आपको छूट दे दी, आप खुद अपनी इनकम कैलकुलेट करो और टैक्स जमा करा दो. आपने देखा आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए बन रही है साल की, 5 करोड़ के ऊपर आप टैक्स जमा करा दो, टैक्स ऑफिशियल आपके घर नहीं आएगा. इसे कहते हैं सेल्फ कंप्लायंस. सेल्फ कंप्लायंस का मतलब है कि भारत सरकार कह रही है कि हमारा नागरिक समझदार है, यह नागरिक टैक्स की चोरी नहीं करेगा. मतलब कि
हमारा जो नागरिक है वो अपनी इनकम खुद कैलकुलेट करेगी उसने कितना पैसा कमाया है और उसके ऊपर टैक्स जमा करवा दे। सेल्फ कंप्लायंस इसे बोलते हैं। मतलब कि टैक्स अधिकारी आपके घर नहीं आएगा, आपने खुद से अपनी इनकम कैलकुलेट करी और उसके ऊपर टैक्स जमा करवा दिया। आपने सुना होगा कि एडवांस टैक्स की डेट आने वाली है 15 दिसंबर, एडवांस टैक्स की डेट आने वाली है 15 सितंबर, एडवांस टैक्स की डेट आने वाली है 31 मार्च, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से आपने एडवांस टैक्स के बारे में कई सारी बातें सुनी होंगी। एडवांस टैक्स क्या होता है? भारत सरकार बोलती है 15 दिसंबर तक जितनी इनकम करी है उसके ऊपर टैक्स दे दो, 31 मार्च तक जितनी इनकम करी है उसके ऊपर टैक्स दे दो, 15 सितंबर तक जितनी इनकम करी है उसके ऊपर टैक्स दे दो। सेल्फ कंप्लायंस। सेल्फ कंप्लायंस का मतलब है आप खुद या अपने सीए की मदद से कैलकुलेट करो आपकी कितनी इनकम बनती है और उसके ऊपर टैक्स जमा करा दो। सेल्फ कंप्लायंस मतलब कि टैक्स ऑफिशियल आपके घर नहीं आएंगे टैक्स लेने। भारत सरकार अपने नागरिकों के ऊपर विश्वास करती है कि जितना आपने पैसा कमाया उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से टैक्स जमा करा दो। इसे कहते हैं सेल्फ कंप्लायंस। तो सवाल उठता है फेसलेस असेसमेंट का क्या मतलब होता है? भारत सरकार ने बोला कि पहले क्या होता था कि जो टैक्स अधिकारी होते थे वो अपनी मनमर्जी करते थे। हम नहीं चाहते कि यहां पे मनमर्जी चले। भारत एक ट्रांसपेरेंट देश है, पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से चलेगा। मतलब कि भारत सरकार ने बोला कि जब आपने सेल्फ कंप्लायंस के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करवा दी, सेल्फ कंप्लायंस के अंदर अपना टैक्स जमा करा दिया, टैक्स विभाग में वो रिपोर्ट पहुंच गई, टैक्स विभाग में वो रिटर्न पहुंच गई, ठीक है पहुंच गई। अब क्या होगा? वहां पे जो आईआरएस ऑफिसर बैठे हैं, वहां पे जो टैक्स ऑफिसर बैठे हैं वो क्या करेंगे? आपने टैक्स जमा कराया, उनके पास वो टैक्स पहुंच गया, आपने जो कैलकुलेशन करी है उसको वो अपने एंड पे चेक कर लेंगे एक बारी कंप्यूटराइज तरीके से। मतलब कि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो उसको पूरी की पूरी रिटर्न को चेक कर देगा, जिसे बोला गया फेसलेस असेसमेंट। कि टैक्स अधिकारी और आपका आमना सामना नहीं होगा। आप सेल्फ कंप्लायंस के अंदर अपना टैक्स जमा कराओगे और उधर कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपकी रिटर्न को चेक कर लेगा कि आपने जो इनकम दिखाई है उसी के मुताबिक टैक्स भरा है या कोई घोटाला करा है। मतलब कि बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके आपकी टैक्स रिटर्न का असेसमेंट किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि कहीं आपने टैक्स की चोरी तो नहीं करी। बैकवर्ड लिंकेज करो, पॉइंट से लिंक करो। बजट में क्या बोला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने? लिंक करो, बैकवर्ड लिंकेज। क्या? पहली बात, हमारा जो टैक्स सिस्टम होगा वो भरोसेमंद कराधान प्रणाली होगी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जो टैक्स पेयर है वो अपनी मर्जी से सेल्फ कंप्लायंस के अंदर अपना टैक्स जमा कराएगा। मतलब कि वो अपने आप कैलकुलेट करेगा उसकी इनकम कितनी बन रही है और टैक्स रिटर्न फाइल कराएगा। बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए टैक्स रिटर्न का फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि आपने टैक्स की चोरी तो नहीं करी। मतलब कि यहां पर सरकार जो है टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर, मतलब कि आम आदमी और अधिकारी के बीच का जो आमना सामना है उसको कम करने की बात कर रही है। मतलब कि लोगों के मन में जो डर होता था टैक्स अधिकारी को लेके, उस डर को यहां पे एड्रेस किया जा रहा है, उस डर को यहां पे खत्म करने की कोशिश की जा रही है और यही पॉइंट आपको अपने मुख्य परीक्षा मेंस में लिखना है। सेल्फ कंप्लायंस, नॉन इंट्रूसिव टैक्सेशन सिस्टम। टैक्स अधिकारी घर नहीं आएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आपके टैक्स को असेस करेगा कि आपने कोई टैक्स की चोरी तो नहीं करी। बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके वो आपकी टैक्स रिटर्न को चेक करेगा। ये होता है सेल्फ कंप्लायंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और फेसलेस असेसमेंट का मतलब। ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपके मेंस आंसर में दिखने चाहिए। बात समझ आ रही है? आगे, रिड्यूसिंग लिटिगेशन। रिड्यूसिंग लिटिगेशन, आपको पता है कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो टैक्स की चोरी को लेकर चलते रहते हैं। टैक्स की चोरी को लेकर एन नंबर ऑफ केसेस कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। भारत सरकार ने बोला हम ऐसे कदम उठाना चाहते हैं कि हमारे जो टैक्स लिटिगेशन है ये रिड्यूस होने लगे। मतलब कि जो हमारे कोर्ट केस चल रहे हैं टैक्स को लेके, हम उन्हें कम कर पाएं। हमारे को कुछ ऐसा करना है, मतलब कि टैक्स पेयर, मतलब आपके और हमारे ऐसा आम आदमी और सरकार के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है टैक्स को लेके, सरकार ये बोलती है कि हम अपने नागरिकों के ऊपर केस नहीं करना चाहते, हम अपने ईमानदार नागरिकों को कोर्ट में घसीटना नहीं चाहते, हमारे को अपने नागरिकों को डरा के कुछ नहीं मिलेगा, हम उन्हें कोर्ट में नहीं घसीटना चाहते। इस वजह से हम टैक्सेशन सिस्टम में ऐसे रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं कि उसमें कम से कम लिटिगेशन हो, कम से कम मुकदमे हो। हमारा ऑब्जेक्टिव है मुकदमों को कम करना। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में बोला और यहां से हमारे मेंस के पॉइंट्स निकलते हैं कि हमारे को टैक्स रिफॉर्म में क्या क्या करना है, हमारा टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार का होना चाहिए। मुख्य परीक्षा के पॉइंट्स यहां से सीधे सीधे निकलते हैं। इसके आगे की मजदूरी करेंगे अगले लेक्चर में, जहां पे मैं और टैक्स रिफॉर्म्स की बात करूंगा और साथ में चलेंगे आगे नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधु गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।